हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मार्क्सिज्म। ये टॉपिक पीएसआईआर ऑप्शनल यूनिट 8 का पार्ट है। यूनिट 8 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ है, तो बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ उसमें आती हैं, जिसके लिए आप सबसे पहले तो सिलेबस देखोगे और फिर आपको दूसरी चीज़ ध्यान में रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम लोग लिबरलिज्म और सोशलिज्म ये दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ डिस्कस कर चुके हैं। मार्क्सिज्म अब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सिलेबस के टॉपिक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इसी वजह से सिलेबस आपको रखना ज़रूरी है। किसी ऐसी रैंडम वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड मत करना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वेबसाइट पे गलत दिया हुआ है। क्योंकि एक वेबसाइट पे एक बार गलत सिलेबस दे देते हैं, दूसरी वेबसाइट उसी को कॉपी कर लेती है। तो इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए हमें ध्यान में रखने हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि यूपीएससी एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कभी कभी क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड भी रिपीट हो जाते हैं। अगर वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं हो रहे तो टॉपिक्स तो वही रहते हैं मोर और लेस, तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि मार्क्सिज्म। तो आपको सिलेबस से पता लग गया कि सिलेबस की हेडिंग में मार्क्सिज्म लिखा है, ये प्रिपेयर करना है, पर मार्क्सिज्म के अंदर क्या प्रिपेयर करना है वो कैसे पता लगेगा कि और कौन से सब टॉपिक्स हैं, तो वो आपको सिलेबस से पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मोड ऑफ प्रोडक्शन पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है 1991 में, फिर 2005 में अगेन मोड ऑफ प्रोडक्शन पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड तो नहीं है, बट आप क्वेश्चन पढ़ के देखोगे तो बिल्कुल लैंग्वेज बस चेंज कर दी है, क्वेश्चन सेम ही है। फिर 2003 में क्लास स्ट्रगल पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको पता है क्लास स्ट्रगल प्रिपेयर करना है। 2013 में अंबेडकर्स क्रिटिक ऑफ मार्क्सिज्म, तो क्रिटिसिज्म में आपको अंबेडकर का व्यू पॉइंट भी पढ़ना होगा। फिर 2022 में रीसेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है रेवोल्यूशन इन परमानेंस, तो ये अभी रीसेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है। और आप जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कोई ऑड क्वेश्चन नहीं है, आउट ऑफ द ब्लू नहीं पूछा हुआ है, बिल्कुल वही सिमिलर लाइंस पे, क्योंकि एक तरीका का रेवोल्यूशन ही तो आया था मार्क्सिज्म में। तो वही सिमिलर लाइंस पे हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे एलियनेशन वगैरह की थ्योरी है, तो ये सारी थ्योरीज और कार्ल मार्क्स के अंडर मार्क्सिज्म में ही जितनी भी थ्योरीज आती हैं वो सारी हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरे जो नोट्स बनाए गए हैं पिछले 40 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख के नोट्स बनाए गए हैं, और साथ ही साथ कुछ ऑथेंटिक बुक्स को कवर किया हुआ है, तब जाके ये बनाए हैं। मतलब कि जैसे आपको ये तो समझ में आ जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ये क्लास स्ट्रगल वगैरह और मोड ऑफ प्रोडक्शन ये यहाँ से पूछा हुआ है, बट मार्क्सिज्म में और भी तो टॉपिक्स आते हैं ना, तो वो चीज़ कहाँ से पता लगेगी? तो वो चीज़ आपको कुछ अच्छी ऑथेंटिक बुक से पता लग जाएंगी। ठीक है, तो बुक्स का वो रोल रहता है। दिस आर वेबसाइट synopsize.com, यहाँ पर आप जाओगे तो PSIR ऑप्शनल का कोर्स आपको मिल जाएगा। ये लेक्चर जो हम पढ़ रहे हैं ये इसी ऑप्शनल का पार्ट है, तो यहाँ से आप कोई भी डिटेल चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अब मार्क्सिज्म का मैं थोड़ा सा आपको पहले बैकग्राउंड दे देती हूँ। मार्क्सिज्म क्या है? एक सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो कि रूलिंग क्लास का अलग अलग लोगों पे क्या इम्पैक्ट है वो एनालाइज करती है। स्पेशली रूलिंग क्लास का लेबरर्स पर क्या इम्पैक्ट है। क्या इम्पैक्ट होगा आप सोच के देखो एक बार। किस चीज़ के लिए ये लोग लड़ते हैं? कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है वेल्थ एंड प्रिविलेजेस की। तो जितनी भी प्रिविलेजेस दी जा रही है, वेल्थ दी जा रही है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा रही है सोसाइटी में, तो ये इम्पैक्ट है लेबर क्लास पर। तो इससे क्या होता है कि इनजस्टिस प्रमोट हो रहा है वर्कर्स में। तो इसी सेम चीज़ के लिए वर्कर्स अब प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इनजस्टिस है तो इनजस्टिस के खिलाफ हमारी मांगें पूरी करो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो चीज़ में प्रोटेस्ट में आ जाते हैं। तो ये जो पूरी थ्योरी आई थी मार्क्सिज्म की, ये दो लोगों के द्वारा निकाली गई थी। तो ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हैं, उनके द्वारा ये निकाली गई थी। इनफैक्ट एक पैम्फलेट आया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का, जो कि इम्पीरियलिज्म के टाइम पर ये क्रिएट हुआ था, और उसमें इन लोगों ने खुद के स्ट्रगल्स के बारे में ही बताया था, क्योंकि ये भी प्रोलेटेरिएट लॉट में ही तो थे। प्रोलेटेरिएट लॉट आप समझ लो वर्कर्स का जो लॉट होता है, जो नॉर्मल वर्किंग क्लास होती है। तो ये लोग खुद भी वर्कर्स से वर्किंग क्लास में आते थे, तो ये बेसिकली अपनी गाथा बता रहे थे, अपने स्ट्रगल्स बता रहे थे। तो वहीं से ही उसी पैम्फलेट, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का ये जो पैम्फलेट था नाम का, यहीं से ये पूरी थ्योरी स्टार्ट हो गई थी। मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल की पूरा एग्जिस्टेंस डेमॉन्स्ट्रेट करती है। आप हिस्टोरिकल देख सकते हो कि हिस्टोरिकल सेंचुरीज से क्या चलता आ रहा है, कैपिटलिज्म कैसे डोमिनेट कर रहा है, और क्या दिक्कतें आती हैं उस करके वर्किंग क्लास को, और बुर्जुआ क्लास कैसे ओवर पावर करती है, वर्किंग क्लास को डोमिनेट करती है, सप्रेस करती है, ओप्रेस करती है। ये सारी चीज़ें चलती आ रही थी। तो ये पूरी स्ट्रगल जो है वो 5 स्टेजेस में इन लोगों ने समझाई हुई है। तो ये जो क्लास स्ट्रगल चल रही थी ये 5 स्टेजेस में
समझाई हुई है। ये स्टेजेस हम थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू के तौर पे पढ़ लेते हैं। आप थोड़ा सा ओवरव्यू जब समझ लोगे ना इंट्रोडक्शन लेक्चर का, तो आपको समझ में आ जाएगा आगे के जितने भी टॉपिक चलेंगे, जो कंटेंट हम देखेंगे उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और एक और चीज़ है, कुछ लोग ये पूछते हैं कि ये कंटेंट अगर हमने पढ़ लिया इसके बाद कोई और बुक रेफ़र करने की ज़रूरत है, तो नहीं, हमने ऑलरेडी बुक्स रेफ़र करके ही बनाया हुआ है, इतनी मेहनत क्यों की है फिर, है ना। तो जो भी हम लोग यहाँ पर बनाया हुआ है वो ऑलरेडी सारी बुक्स को रेफ़र करते हुए ही बनाया हुआ है, अच्छा कंटेंट बनाया हुआ है। तो आप ये पढ़ना, आपको समझ में भी आएगा, यही आपको बस बार बार प्रैक्टिस करके और लिख के आना है। तो अब यहाँ पर क्या है बेसिकली कि क्लास स्ट्रगल कितने स्टेजेस में आ रहा था। तो सबसे पहला है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो ये पहला स्टेज था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। तो ये बेसिकली हंटर गैदरर्स का एज था, जहाँ पर हर एक ह्यूमन को इक्वली ट्रीट किया जाता था, हर इंसान इक्वल था उस टाइम पर, हंटर गैदरर्स थे, तो यहाँ पर कोई क्लास थी ही नहीं, एब्सेंस ऑफ क्लास यहाँ पर देखा गया था। सेकंड आता है एज ऑफ स्लेवरी स्टार्ट हुई थी, यहाँ से आप थोड़ी सी अनइक्वालिटी देखना स्टार्ट कर दोगे, जहाँ पर क्लास डिस्टिंक्शन बहुत ही प्रॉपरली देखा गया था। एरिस्टोक्रेट्स थे एक जगह, ठीक है, और दूसरी साइड्स थे स्लेव्स। तो इन दोनों के बीच में बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन देखा गया था क्लास का। नेक्स्ट आता है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म एक ऐसा स्ट्रगल था, यहाँ पर भी बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन था। लैंडलॉर्ड्स थे यहाँ पर, साथ में ओनर्स थे, और वो लोग थे ऐसे लोग जो कि उन लैंड्स को एग्रीकल्चर के लिए या तो रेंट कर रहे थे, मतलब यूज़ कर रहे थे किसी भी तरीके से, आप कह सकते हो। तो यहाँ पर फ्यूडलिज्म में भी बहुत क्लियर क्लास डिस्टिंक्शन दिखाई दे रहा था। फिर चौथा आता है आपका कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में तो और भी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई थी, जहाँ पर लेबर कम्युनिटी, जो कि हम प्रोलेटेरिएट कहते हैं जिसको, जो लेबर कम्युनिटी है, वो अपनी ज़िंदगी भर काम ही करते रह जाते थे रूलिंग क्लास के लिए। तो प्रोलेटेरिएट किसके लिए काम कर रहा था? रूलिंग क्लास, जिसको हम कहते हैं बुर्जुआ, ठीक है, ताकि बुर्जुआ को प्रॉफिट हो सके उनसे। तो ये पूरा सिस्टम तो आज भी चलता आ रहा है, वही सेम सिस्टम चलता है, उस तरीके से काम आजकल होता है। तो ये वो स्टेज है जहाँ पर कार्ल मार्क्स ने, एंजल्स ने ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कंपाइल किया था कि कैसे वर्कर्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जो ब्रिटिश फैक्ट्री ओनर्स हैं उनके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि ब्रिटिश फैक्ट्री ओनर्स मतलब बुर्जुआ क्लास हो गई, जो रूलिंग क्लास हो गई, प्रोलेटेरिएट मतलब कि वर्किंग क्लास हो गई, जो लोग लेबर कम्युनिटी काम करती है। फिर नेक्स्ट फेज़ आता है, फिफ्थ फेज़ आता है सोशलिज्म का। सोशलिज्म का वो फेज़ है जहाँ पर मार्क्स ये बिलीव करता था कि प्रोलेटेरिएट्स अपनी जस्टिस के लिए रिवोल्ट कर देंगे अब, ठीक है, और उनको करना चाहिए, और इवेंचुअली एक कम्युनिस्ट सोसाइटी फॉर्म करेंगे जिसमें कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होगी और इक्वल वेल्थ होगी। तो वेल्थ भी इक्वल हो गई और फ्री हो गए ये लोग क्लास डिस्टिंक्शन से। तो ये वो टाइम था जहाँ पर प्रोलेटेरिएट ने, ये लोग जस्टिस के लिए रिवोल्ट कर देंगे, ये वो टाइम था बेसिकली। तो ये 5 स्टेजेस थी क्लास स्ट्रगल की, जिससे हम लोगों ने मार्क्सिज्म को थोड़ा सा क्लियरली समझ लिया है कि इनके थॉट प्रोसेस क्या था। तो नॉर्मल अगर हम मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि ये पूरी आइडियोलॉजी किस वे में चल रही थी, किस तरीके से चलती आई थी, तो दो बहुत ही ऑब्वियस डिस्टिंक्शन है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के। एक है आपका बुर्जुआ क्लास और दूसरा है आपका प्रोलेटेरिएट क्लास। तो यहाँ पर यही समझा जाता है कि बुर्जुआ जो है वो प्रोलेटेरिएट क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, मतलब कि रूलिंग क्लास लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, उनसे गलत तरीके से काम करा रही है। ये पूरा इंपॉर्टेंस है, एसेंस है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का। तो बुर्जुआ क्लास क्या कर रही थी मार्क्सिज्म के हिसाब से? बुर्जुआ क्लास पावर एंजॉय करती है, तो वो क्या करती है, जितने भी लेबर क्लास है या जो मासेज है उनकी वेजेस वगैरह हो गई, दिहाड़ी हो गई, तो उसको पूरा कंट्रोल में रखती है, उनका काम कंट्रोल में रखती है, अपने हिसाब से काम करवाती है, जिससे क्या होता है कि जो लेबर क्लास है वो बहुत ही वल्नरेबल हो जाती है और कुछ रिप्लेसमेंट भी नहीं देखी जाती उनसे। तो इससे क्या होता है कि अभी बुर्जुआ क्लास के पास तो बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी हैं, टूल्स भी हैं, जिससे कि वो काम भी आसानी से करवा सकते हैं। अगर बंदा काम करने के लिए मना कर देगा, लोग मशीन से काम करवाने लगेंगे, पर हाँ अगेन मशीन चलाने के लिए भी लोग चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मॉडर्न इक्विपमेंट और टूल्स तो बहुत आसानी से बुर्जुआ को मिल ही जाते हैं, जिससे कि काम बहुत ईजी भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, जिससे क्या होता है अगेन लेबरर को बहुत ही लो वेजेस में काम करना पड़ता है और
ज़्यादा प्रॉफिट किसके पास जाएगा? रूलिंग क्लास के पास जाएगा, जो बुर्जुआ है उनके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये लेबर और वर्क फोर्स, ये सारे जो पूरा झमेला ना, ये पूरा चलता ही रहता है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है हैवी लेबर का, जिससे कि वर्क फोर्स में एक एलियनेशन की फीलिंग आ जाती है टास्क से। मतलब कि मन नहीं करता काम करने का, एलियनेट हो जाते हैं ये, और अपने फिर एग्रीकल्चर वगैरह पे यील्ड्स पर ही फोकस करने लगते हैं। तो कैपिटलिस्ट भी हर एक मीडियम यूज़ करता है कि किस तरीके से लेबरर्स को अपने नीड्स के हिसाब से यूज़ किया जाए। ठीक है, तो यही पूरी स्ट्रगल यहाँ से चलती आ रही है कि कैपिटलिज्म में क्या प्रायोरिटी दी जाती है? मनी को। कोई इमोशन नहीं है, कोई लव नहीं, कोई इमोशंस नहीं दिए जाते। तो कैपिटलिज्म में सिर्फ मनी देखा जाता है। पर लेबरर क्या डिमांड करता है कि भाई हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप थोड़ा तो आपको हमारी तरफ इमोशनल होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स ने ये फॉल्स कॉन्शियसनेस की थ्योरी भी दी थी, जहाँ पर लोगों को ये बिलीव करवाया जाता था कि मनी और मटेरियल्स ही अल्टीमेट है, बाकी सब चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये इनइक्वालिटीज़ और ज़्यादा प्रोलेटेरियट्स के मन में और ज़्यादा नफ़रत फैला दी इस चीज़ ने, और जिससे कि प्रोलेटेरियट्स एक रेवोल्यूशन में आ गए कि हम कैपिटलिज्म को अब हटा के ही रहेंगे। और ये पूरे रिटेलिएशन का आउटकम क्या था मार्क्स के हिसाब से? वो था कि क्लासलेस और इक्वल सोसाइटी हमें चाहिए। अब वही सेम चीज़ पे आप सोचो, रेवोल्यूशन इन परमानेंस क्या होना चाहिए और इसका कंटेंट क्या बनना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्लियरली थोड़ा सा समझ में आने लगेगा। अब हम कंटेंट के टर्म्स में थोड़ा सा देखते हैं। तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन फिलोसोफर, क्रिटिक थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी के इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, जर्नलिस्ट, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरी। मार्क्सिज्म बेसिकली एक ऐसा बॉडी ऑफ डॉक्ट्रीन है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा 19वीं सेंचुरी में डेवलप किया गया था, और ये फ्रेडरिक एंगल्स के भी आइडियाज़ उसमें थे। तो फ्रेडरिक एंगल्स वन ऑफ द सपोर्टर्स थे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उनका जो पैम्फलेट था उसी में इन दोनों ने ही निकाला था मिलके। तो दोनों के ही व्यू पॉइंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये दोनों अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते हैं। तो मार्क्सिज्म सबसे पहले 1848 में ये पैम्फलेट जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था यहीं से ही फॉर्मुलेट किया गया था। मार्क्सिज्म बेसिकली जो भी हिस्टोरिकल इफेक्ट्स रहे हैं कैपिटलिज्म के लेबर पर, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, वो सारी चीज़ें मार्क्स एग्जामिन करता है। वो कहता है कि वर्कर रेवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है अगर आपको कैपिटलिज्म को कम्युनिस्ट सिस्टम से रिप्लेस करना है। मतलब कि कम्युनिस्ट सिस्टम अगर लेकर के आना है और कैपिटलिज्म को पूरी तरीके से हटा देना है, तो आपको वर्कर रेवोल्यूशन लाने की नीड है। तो अब मार्क्सिज्म यहाँ पर पिक्चर के तौर पर यहाँ पर बताया हुआ है कि कैसे काम करता है। ये है कैपिटलिस्ट जो कि बुर्जुआ क्लास है, ये क्या करेंगे? वर्किंग क्लास जो कि प्रोलेटेरिएट क्लास है, इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, एनस्लेव करेंगे, आइडियोलॉजिकली इनको कंट्रोल करेंगे। फिर अब प्रोलेटेरिएट या फिर वर्किंग क्लास अगर थक जाएगी या परेशान हो जाएगी तो पावर इम्बैलेंसेस आएंगे, क्लास कन्फ्लिक्ट्स होने लगेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी चलती है। फिर इकोनॉमी और सोशल रेवोल्यूशन होने लगेगा, जिसकी वजह से आगे जाके वर्किंग क्लास को, बुर्जुआ को ओवरथ्रो करना पड़ेगा, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को पे जितना भी कंट्रोल है जो कि आज की डेट में बुर्जुआ क्लास का है, वो सारा कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे वर्किंग क्लास, प्रोलेटेरिएट क्लास सीज कर लेगी, रोक लगाएगी उस पर। तो बैकग्राउंड और एवोल्यूशन क्या है? मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म के क्रिटिक के तौर पर ही डेवलप किया था इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के बाद। मार्क्सिज्म के हिसाब से कैपिटलिज्म बहुत ही फ्लॉड है और अल्टीमेटली ये फेल होने वाला है। मार्क्सिज्म 19वीं सेंचुरी जर्मन फिलोसोफर इन दोनों के वर्क से ही ओरिजिनेट किया था। तो वॉल्फ और रेस्निक 1987 का इनका व्यू पॉइंट था कि मार्क्सिज्म बहुत सारे ब्रांचेस और स्कूल्स ऑफ थॉट में डेवलप हो गया है, तो अभी के हिसाब से कोई एक सिंगल डेफिनेट मार्क्सिस्ट थ्योरी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और इसमें सोवियत मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, एंटी स्टालिनिस्ट मार्क्सिज्म, ये सारी फॉर्म्स ऑफ मार्क्सिज्म इंक्लूड करता है। ये एक्सट्रीम फॉर्म मार्क्सिज्म का कम्युनिज्म है, और मार्क्सिज्म लेनिनिज्म का जो चाइनीज़ वेरिएंट है वो माओ जेडोंग ने दिया था। अब थिंकर्स पर्सपेक्टिव डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग थिंकर्स थे जिनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे, जैसे कि फिलिपो हारा का वर्क था 2003 का एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में। उन्होंने ये मेंशन किया था कि बहुत सारे ऐसे मार्क्सियन कंसेप्ट है जो कि बहुत सारे सोशल थ्योरीज़ की फॉर्म में डेवलप किए गए, इनकॉर्पोरेट और अडाप्ट किए गए, जिससे हम बहुत सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। तो विलियम रॉसबेरी का ये कहना था कि मार्क्सिज्म का ग्लोबल एकेडेमिया पे बहुत ही प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहा है, और इसने बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स को भी इन्फ्लुएंस किया है, इंक्लूडिंग एंथ्रोपोलॉजी को भी इन्फ्लुएंस किया है। व्लादिमीर लेनिन के हिसाब से जो प्रिंसिपल कंटेंट है मार्क्सिज्म का, वो है मार्क्स का इकोनॉमिक डॉक्ट्रीन। फिर
2009 में ल्यूक मार्च ने अपना जो इनका वर्क था फ्रॉम मार्क्सिज्म टू द मेन स्ट्रीम, उसमें इन्होंने कहा था कि मार्क्सिज्म एक लेफ्ट विंग से लेकर के फार लेफ्ट मेथड है सोशो इकोनॉमिक एनालिसिस का। ये मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन यूज़ करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बेसिकली यूज़ करते हैं कि क्लास रिलेशंस को और सोशल कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए कि हिस्टोरिकल वे में क्या चीज़ें चलती आ रही है, कैसे मटेरियलिस्टिक फॉर्म चलती आ रही है, और बेसिकली कैपिटलिज्म डिस्कस करते हैं ये लोग, और डायलेक्टिकल पर्सपेक्टिव यूज़ करते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। ये सारी चीज़ें आप, अगर आपको वर्ड्स का मतलब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वर्ड्स का मतलब हम एक एक टॉपिक जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। जैसे डायलेक्टिकल मार्क्सिज्म भी हम लोग समझेंगे, एक एक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस। मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। हर एक एक टॉपिक है कि क्वेश्चन बनता है उस पर। वॉल्फ एंड रेसनिक 1987 का इनका ये अगेन यही व्यू था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बहुत सारी ऐसी सेंट्रल थीम्स हैं मार्क्सिज्म की, जो की इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मार्क्सिज्म की इन फिलॉसफी। वो है उसका मटेरियलिज्म, और एक पॉलिटिकल प्रैक्टिस से एक कमिटमेंट है इसका कि ये लोग उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं कि जो स्ट्रगल चल रही है प्रोलेटेरिएट के बीच में और बुर्जुआ के बीच में, ये पूरी थ्योरी उसी बारे में है। तो सेंट्रल आइडिया मार्क्सिज्म का यही है। मेन थीम्स मार्क्सिज्म की आती है कि पॉलिटिकल इकनॉमी का क्रिटिक डिस्कस होगा, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर की थ्योरी डिस्कस होगी, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हम पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ेंगे, क्लास स्ट्रगल पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, एलियनेशन की थ्योरी पढ़ेंगे, कम्युनिज्म पढ़ेंगे। ये सारी मेन थीम्स है मार्क्सिज्म की। ये सब तो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। इन सब में से एक एक क्वेश्चन बनता है। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर की थ्योरी में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था। इनफैक्ट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इन सब टॉपिक्स पे से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, पर मार्क्सिज्म हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चंस लगाए हैं। जो ये बेस सुपरस्ट्रक्चर वगैरह ये सारे क्वेश्चंस है, ये थिंकर्स का जो टॉपिक है ना, जो थिंकर्स वाली यूनिट है, उसमें ये सारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं। और कार्ल मार्क्स थिंकर्स में, कार्ल मार्क्स के अंडर हम लोग ये सारी चीज़ें भी और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कुछ लेक्चर्स इनमें से पेड लेक्चर्स का भी पार्ट रहेंगे। ओके, तो जैसे बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर्ड हैं बहुत आसानी से। और ट्राई करना कि ये इमेजेस वगैरह आप यूज़ करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इनफैक्ट काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आप पढ़ सकते हो। और बहुत ज़्यादा थिंकर्स, ऐसे हर एक लेक्चर में थिंकर्स होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं होता। बस आप 2 से 3 थिंकर्स भी अगर आप एक क्वेश्चन में लिखते हो, मोर देन इनफ है। ऐसे नहीं, एक टॉपिक थिंकर्स के बारे में नहीं होता है। हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखना, थिंकर्स इंक्लूड करने से आपका क्वेश्चन बस इन्हांस हो जाता है, आपका आंसर इन्हांस होता है। बट टॉपिक नेसेसरली डजंट मीन कि आपको थिंकर्स ही थिंकर्स उसके अंदर लिखने पड़ेंगे, वो चीज़ नहीं है। थ्योरी ऑफ सरप्लस वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग क्लास स्ट्रगल पढ़ेंगे। तो मैं आपको ओवरव्यू बस ये बता रही हूँ कि आगे जाके मार्क्सिज्म के लेक्चर में ही इस पूरे आइडियोलॉजी में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कितने एस्पेक्ट्स आते हैं, कितने सब हेडिंग्स आती हैं, और ये सारी सब हेडिंग्स हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें से अभी 2022 में एक क्वेश्चन आया है। फिर आइडिया ऑफ एलियनेशन पढ़ेंगे। आफ्टर दैट कम्युनिज्म पढ़ेंगे। देन मेरिट्स डीमेरिट्स वगैरह तो आ ही जाते हैं, वो चीज़ तो आपके कंटेंट का पार्ट है, वो तो आपको लिखनी पड़ेगी। फिर मार्क्सिज्म का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या रेलेवेंस है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इवैल्यूएशन और कंक्लूजन इसका देते हुए उसके बाद हम लोग कुछ क्रिटिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि अम्बेडकर के क्रिटिक पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये चीज़ भी हम पढ़ने वाले हैं। रेवोल्यूशन इन परमानेंस, अगेन 2022 का ही क्वेश्चन है। आप देखोगे कितना रिलेटेड क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको ये सब के व्यूज़ लिखने पड़ेंगे, कार्ल मार्क्स के, फ्रेडरिक एंगल्स के, इन सब के व्यूज़। फिर अलग लियोन ट्रॉट्स्की के क्या व्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग थिंकर्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ने वाले हैं। तो ये रहेगा आपका पूरा मार्क्सिज्म का टॉपिक। उसके बाद फिर फासिज्म, अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एक एक करके ना छोटे छोटे ये जो आइडियोलॉजीज़ के भी सब पार्ट्स हैं, मार्क्सिज्म आइडियोलॉजीज़ के भी जो सब पार्ट्स हैं ना, कि क्लास स्ट्रगल है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है, डायलेक्टिक और जितने भी क्लास स्ट्रगल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हो गई ना, अम्बेडकर की ठीक है, ये सारे हम एक एक करके लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये चीज़ मैं आपको फिर दोबारा से बता रही हूँ, सारी लेक्चर्स
फ्री नहीं होंगे, कुछ लेक्चर्स पेड कोर्स का पार्ट रहेंगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है हालांकि मैं पढ़ा दूँगी आपको, बट स्टिल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।